हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एनसीईआरटी के सभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो है हमारा वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के एनसीईआरटी के सभी पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और साथ में ही हम उसके जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आप एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम ये काफी यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक के देखना है और साथ में सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। जो भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं वो आपका जो डाउट जो भी रहेगा वो मैं जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक जो हमारी पीडीएफ फाइल रहती है उसकी इमेज ली है जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस है 1.1, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 1.1, फिर 1.2, 1.3 एंड 1.4। ठीक है, आप अगर आप ऑनलाइन को एनसीईआरटी यूज कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन अगर बुक भी है तो आप इस बेसिस पे इनके क्वेश्चंस के आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। ठीक है, तो इसके पहले सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि रिजिड क्या होता है या फिर रिजिड जो टेंडेंसी होती है ये क्या होती है, किस लिए यूज की जाती है रिजिड। अब देखो, अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं, ये वैसे तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है, तो हमें ये पता है कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं। अटैच रहने का मतलब यही हुआ कि उनके पास में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है और ये जो स्पेस है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो है, इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, ये बहुत ज्यादा स्मॉल होती है उनके पास में। और जो हमारा इंटर मॉलिक्यूलर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। अब होता क्या है इस सिचुएशन में कि जब भी हम किसी सॉलिड को एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, तब वो क्या अपना शेप चेंज कर सकता है। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं रिजिडिटी और रिजिड कहते हैं। मतलब रिजिड वो सब सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद में भी वो शेप अपना चेंज नहीं करते हैं। तो हम कहेंगे व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। तो इसका आंसर जो है हम बहुत ही सिंपल वे में देंगे कि जो सॉलिड्स की जो पार्टिकल्स होते हैं, देखो मैं यहां पर पॉइंट्स में लिख लेती हूं कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। ये क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स के जितने भी पार्टिकल है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और जिसकी वजह से उनके पास में जो एम्प्टी स्पेस रहती है ना, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हेंस एम्प्टी स्पेस इज क्वाइट स्मॉल। इसलिए उनकी एम्प्टी स्पेस कैसे होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। और ये कम होने की वजह से जब भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हम कहेंगे एंड दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन दैट सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हम कहेंगे सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल होते हैं इसीलिए हम कहेंगे दे मेंटेन देयर शेप when external force is applied। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तब वो अपना शेप मेंटेन करते हैं और इसीलिए सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड्स के पास में डेफिनाइट वॉल्यूम क्यों होता है, एक्सक्यूज मी, सॉलिड्स के पास में डेफिनाइट वॉल्यूम क्यों होता है वो अभी हम देखते हैं। सॉलिड्स का क्या रहता है, अब यहां पर देखिए जो इंटरमॉलिक्यूलर, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। ये है हमारा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1.2, है ना। हम ये कहते हैं कि सॉलिड्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी समझाया था कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, स्पेस क्या हो गई उनमें, स्मॉल हो गई। अगर स्पेस स्मॉल है तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, काफी हाई होता है ना। और हाई होता है या फिर हम कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इसीलिए वो क्या रहते हैं, दे आर फिक्स्ड एट पोजीशन। वो क्या रहते हैं, फिक्स्ड एट पोजीशन। और फिक्स्ड एट पोजीशन होने की वजह से वो पार्टिकल्स अपने आप को एक दूसरे में
सेपरेट नहीं कर सकते और इसीलिए उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। वो एक दूसरे के क्या कह सकते हैं हम, एक दूसरे से दूर नहीं भाग सकते, बिकॉज दे हैव द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में हमेशा इसी तरीके से अटैच रहते हैं और इसीलिए इनका डेफिनाइट वॉल्यूम रहता है और इसीलिए वो डेफिनाइट शेप भी शो कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका आंसर फॉर 1.2। अब चलते हैं हम क्वेश्चन फॉर आंसर फॉर 1.3। अब इसमें क्या कहा गया है बेटा, देखो ध्यान से। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जब हम एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, एमरफस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है और एमरफस सॉलिड क्या होता है, राइट। ये इसके लिए एग्जाम में जो है 2 मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये डिफरेंस लिखना पड़ता है कि क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड्स क्या होता है। जिस तरीके से इनके नेम है तो फर्स्ट पॉइंट तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो सभी सॉलिड्स होते हैं जिसमें क्या रहता है, एक पर्टिकुलर शेप रहता है। क्या कहते हैं, होते तो ये सॉलिड्स ही है, तो इनमें क्या रहता है, एक डेफिनाइट शेप रहता है, डेफिनाइट शेप रहता है, जबकि इसमें क्या रहता है, इररेगुलर शेप रहता है, इररेगुलर शेप। देखो बहुत ही सिंपल वे में अगर हम समझे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनका क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि घर में हमारे सूजी होती है, साथ में शक्कर होती है, इनमें क्या एक शेप होता है, तो उन्हें कहा जाता है क्रिस्टलाइन। और एमरफस मतलब क्या हुए, ऐसे जो कि पाउडर्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे कि टाल्कम पाउडर हुआ, आटा हुआ, मैदा हुआ, इनका क्या रहता है, एमरफस स्ट्रक्चर रहता है। इट मींस उनका इररेगुलर जो है ये शेप रहेगा। कैसे रहेगा, इररेगुलर शेप रहेगा। अब अगर सेकेंड पॉइंट में अगर देखो इसमें, तो हमने क्या कहा कि इनमें क्या होती है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और यहां पर जो है, यहां पर होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब होता है कि एक जैसा शेप जो है थ्रू आउट चलता है ना, और बहुत लॉन्ग तक जाता है ये शेप। इसी को कहते हैं लॉन्ग ऑर्डर, रेंज ऑर्डर। मतलब एक जैसा शेप अगर ऊपर की तरफ भी हम जाए तो ये शेप जो है एक जैसा चलेगा। बट शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या होता है, हर थोड़ी देर बाद में इसका शेप जो है वो चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इसीलिए इसका इररेगुलर शेप भी होता है। तो इस तरीके से हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। प्रॉपर्टी स्टडी करने के बाद में हमें यह पता करना है कि ये जो हमारे पास में जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं इनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं ना। हम क्लासिफाई देखिए किस तरीके से कर रहे हैं। इसमें हम क्लासिफाई ऐसे करेंगे कि जैसे पहले है पॉलीयूरेथीन, ठीक है। पॉलीयूरेथीन जो है, ये पॉलीयूरेथीन हम देखेंगे, ये एक होता है एमरफस सॉलिड। ये क्या होता है, एक एमरफस सॉलिड है, बिकॉज ये है ना ट्रांसल्यूसेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये क्या हुआ, आपका एमरफस सॉलिड हुआ। उसके बाद में हम आते हैं नेप्थैलिन बॉल्स के ऊपर। नेप्थैलिन बॉल्स में एक प्रॉपर शेप होता है ना। एक नेप्थैलिन बॉल्स का शेप जो है, ये बेंजीन रिंग जो इस तरीके से अटैच रहती है, ये इनका शेप है। तो इस तरीके से इनका एक प्रॉपर शेप होता है, और इसीलिए नेप्थैलिन बॉल्स जो है वो आएगी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। फिर आता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का भी एक शेप रहता है, इसीलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर आ गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है, एक पॉलीमर है, इसीलिए इसका क्या होता है, ये एमरफस होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है ये एक सॉल्ट है जिसका प्रॉपर तरीके से शेप होता है, इसीलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड हुआ। सैलोफेन जो है, सैलोफेन एक मेम्ब्रेन का नाम है और इसीलिए इसका शेप जो है एमरफस होता है। पॉलीविनाइल फिर से एक पॉलीमर है, इसीलिए इसका एमरफस शेप होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड एक ही सब्सटेंस है जिसका पॉलीमर कहते हैं। फाइबर ग्लास जो होता है, फाइबर ग्लास जो है ये भी क्या है, एमरफस सॉलिड से। और कॉपर जो है, कॉपर एक एलिमेंट है जिसका प्रॉपर शेप होता है, इसीलिए ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं हम हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड is observed to have the same value along all directions. Comment on the nature of this solid. Would it show cleavage property?
राइट। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सभी सॉलिड्स का है ना, 1.4 का हम आंसर डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। एक्सक्यूज में। तो इसका जो आंसर जो है वो कैसे डिस्कस करते, देखो हम कहते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है, हम कहेंगे सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड हैज सेम वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन, है ना, ये यहां पर दिया, देखो क्वेश्चन में ही दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इन ऑल डायरेक्शंस। तो अब हमसे ये बोला गया ऑल डायरेक्शन में जब सेम वैल्यू रहती है तो उसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक। क्या कहते हैं उसको? आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक का ही मतलब होता है कि अगर हम देखें, अगर हम ऐसे जाए या फिर हम डायगोनली देखें, वर्टिकली देखें या फिर हम हॉरिजॉन्टली देखें, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, उनको कहते हैं आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक जब हम देखते हैं, आइसोट्रोपिक इज एन टेंडेंसी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। कैसी हुई इस किसकी टेंडेंसी है? ये एमोर्फस सॉलिड की है। ठीक है, अब ये एमोर्फस सॉलिड है तो मतलब क्या होता है कि अगर कोई एमोर्फस सॉलिड है हमारे पास में, इसको जब आप कट करने जाओगे तो ये प्रॉपर शेप में कट नहीं होगा, है ना, एक ऐसे स्लाइस नहीं निकाल सकते हो आप इसको। ये पूरा जब गिरेगा ना नीचे तो ऐसे चूरा चूरा होकर गिरेगा, इट मींस ये प्रॉपर क्लीवेज नहीं दिखाता है। तो हमने ये कहा कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, तो सॉलिड हमने बता दिया कि ये सॉलिड कौन सा है, एमोर्फस सॉलिड है। वुड इट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी? नो, ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। जब आप उसको शार्प एज नाइफ से जब आप कट करते हो तो ये क्या करेगा? इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो कट नहीं होगा, कट जरूर होगा वो, पर उसका शेप कैसे रहेगा? इररेगुलर शेप में कट होगा। ठीक है, सो यहां पे इसकी प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करेगा। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से जो है हम चैप्टर के सभी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको बोर्ड एग्जाम में, साथ में आपके कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई एडवांस और नीट में भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस सीरीज को ध्यान से समझिए, रेगुलर तरीके से अटेंड कीजिए, तो आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपके जो है इंटेक्स्ट क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।